हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरा नाम रामकृष्ण हुआ। इस बार मैंने 63वें बीपीएससी कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 99th रैंक सिक्योर किया है और मुझे सब रजिस्ट्रार का पोस्ट मिला है। आज मैं आपको अपने इंटरव्यू के साथ साथ जॉब की भी चर्चा करूंगा कि मेरे एक्सपीरियंस क्या थे, मेरे चैलेंजेस क्या थे और मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, ताकि हो सके तो आपको फ़ायदा मिल सके। किस तरह से जॉब में रहते हुए मैंने इंटरव्यू और बाकी जो भी एग्ज़ाम्स का जो भी स्टेप्स हैं वो क्लियर किए। मैं स्टार्ट करूंगा इंटरव्यू से, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पे जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जॉब रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे आप अभी काम कर रहे हैं या आपने पहले काम किया है। वर्किंग प्रोफेशनल के साथ ये एक फ़ायदा भी होता है कि उन्होंने कंटिन्यू काम किया हुआ होता है, कभी ब्रेक नहीं लेते हैं पढ़ाई के लिए। तो बोर्ड के बैक ऑफ द माइंड ये बात रहती है कि ये लड़का कंटिन्यूस काम कर रहा है। ये अभी जो इसका एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि जब ये सर्विस में आए तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करके कुछ अच्छा करे। मेरे केस में मेरा जो इंटरव्यू था उसमें मेरा जो काम चल रहा है, जहाँ मैं एक इजरायली कंपनी में काम कर रहा हूँ, एयर स्पैन। मेरा जो काम है वो 4G रिलेटेड है, प्रोटोकॉल टेस्टिंग इंजीनियर। तो उससे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। बोर्ड के एक मेंबर थे जिनको टेलीकॉम के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी थी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी थी, जो भी माइक्रोवेव हैं या बैंडविड्थ हो गया, जब बेसिक्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उनको पता था। तो उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे और जॉब रिलेटेड मैं काम कर ही रहा था, तो मेरे लिए थोड़ा कंफर्टेबल था उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाना। अगर आपने एफिशिएंटली और ईज़िली इन क्वेश्चंस को आंसर किया है तो पूरे बोर्ड पे काफ़ी एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि ये बंदा जहाँ भी काम कर रहा है वहाँ पे ये काफ़ी एफिशिएंट है और पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर रहा है, तो जॉब में भी अच्छा काम कर रहा है और यहाँ जब आएगा तो पूरी तरह से फोकस होके यहाँ भी काम करेगा। मेरा जो पिछले कुछ सालों का एक्सपीरियंस था वो 4G रिलेटेड नहीं था, टेलीकॉम रिलेटेड। पहले मैंने सैमसंग में काम किया। सैमसंग में काम करने के दौरान जो मेरे चैलेंजेस थे वो काफ़ी बड़े थे, मतलब इट वाज स्टम्बलिंग ब्लॉक। पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाता था, रूटीन कोई बन नहीं पाता था, टाइम टेबल का कुछ पता नहीं था कि आप हर कितने बजे घर आएंगे और कितनी घंटे पढ़ाई कर पाएंगे। वो बिल्कुल भी अननोन था, पता नहीं था कि किस दिन क्या होगा। वीकेंड पे भी आप काम करने जा सकते हैं। तो उस समय मैं बिल्कुल अनस्टेबल रहता था। मेरी पढ़ाई हर बार मुझे ये पता नहीं होता था कि मैं आज कितने घंटे पढ़ पाऊँगा या इस वीक कितने घंटे पढ़ पाऊँगा। तो अगर आप हो सके तो अपने जॉब को चेंज कीजिए। मेरा ये लकीली मुझे पिछले साल मुझे जॉब चेंज करने का मौका मिला। मैं अपनी नई कंपनी में गया, वो इजराइल बेस्ड कंपनी है अभी। तो वहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे बस 8 घंटे काम करने थे। 8 घंटे काम करने के बाद आप आज़ाद हैं, आप अपने घर जाएं और पूरी तरह से फोकस होकर आप अपने प्रिपरेशन में लग सकते हैं। जॉब से घर आने के बाद कभी भी कोई कॉल नहीं आता था कि ऑफिस में आके आप काम करें या ये काम रह गया है उसको आप पूरा कर दें। तो मेरे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर था। हो सके अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप एक ऐसी कंपनी को चुनें जहाँ पे थोड़ी आज़ादी हो, आप फ्लेक्सिबल हो सकें अपना रूटीन तय करने का, जहाँ पे आके आपको बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करनी होती है। क्योंकि बीपीएससी या यूपीएससी जो भी है वो काफ़ी डिमांडिंग है। आज के टाइम में कंपटीशन का लेवल भी काफ़ी आगे जा चुका है, तो आपका प्रिपरेशन लेवल भी उसी अनुसार से ऊपर आना चाहिए। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं घर आता था 7 बजे के 7 साढ़े 7 बजे शाम में पहुंच जाता था। खाना वगैरह खा के मैं लग जाता था पढ़ाई में। शाम के अगर आप 7:30 या 8 बजे से मान के चलें तो रात के सुबह के 3 बजे तक, 2:30-3 बजे तक मैं कंटिन्यूस पढ़ाई करता था। तो उतना जो टाइम है 5, 6, 7 घंटे का, वो मेरे लिए फ़िक्स था कि मुझे देना है। तो ये आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि आपको तो यूपीएससी या बीपीएससी निकालना ही है। उस डिटर्मिनेशन के बेस्ट पे आपका डेडिकेशन होना चाहिए कि आप एक पार्टिकुलर टाइम जो है वो डेडिकेट करेंगे बीपीएससी या यूपीएससी की पढ़ाई के लिए। और साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए।
अगर आपने ये सोचा कि आज नहीं पढ़ता हूँ, आज 2-4 घंटे ही पढ़ के थोड़ा घूमने निकल जाता हूँ, कल मैं कंपेंसेट कर लूँगा, परसों कंपेंसेट कर लूँगा, नेक्स्ट वीकेंड कर लूँगा, तो आप धीरे धीरे पीछे पिछड़ते चले जाएंगे। तो आपका जो डिसिप्लिन होना चाहिए वो हो कि आप हर दिन जितना आपने निश्चय किया है कि इतना घंटे में मुझे पढ़ाई करनी है, तो आपको करना ही है। और पढ़ाई का जो तरीका है हर एक इंसान का अलग अलग होता है। आपको अपना कंफर्ट लेवल पता होना चाहिए, आपको अपने वीकनेस पता होना चाहिए, उसी बेसिस पे आपकी स्ट्रेटजी बनती है। मुझे अपना कंफर्ट लेवल पता था, मुझे अपना वीकनेस पता था, उसी बेस पे मैंने फोकस किया अपने वीकनेसेस पे और उन चीज़ों को मजबूत बनाया। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो मेरा करंट जॉब है वो भी डिमांडिंग जॉब है, क्योंकि 8 घंटे में ही काफ़ी सारे ऐसे हाई लेवल के काम करने पड़ते हैं जिसमें आपको काफ़ी अपना जो इंटेलेक्ट कर लीजिए या ब्रेन कह लीजिए, वो आपको सब कुछ झोंकना पड़ता है। स्विच ऑफ और स्विच ऑन वाला जो था पार्ट, वो थोड़ा सा लगता है कि हाँ अच्छा, अरे अभी तो टेक्निकल काम करके आया हूँ और ये फिर से ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो उसमें आप थोड़ी सी कोशिश करें कि ईज़िली आपका स्विच ऑफ स्विच ऑन हो जाए। मेरे केस में मुझे ये था कि मैंने डिटरमाइन जब किया हुआ था कि मुझे ये करना ही है, भले मैं उधर काम करूं या ना करूं, मेरे लिए यूपीएससी या बीपीएससी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अपने आप को पूरी तरह से झोंक देता था, कंसंट्रेट कर लेता था और फोकस कर लेता था कि ऑफिस की बातें जाएँ ऑफिस में ही छोड़ देनी है, घर पे आके केवल यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करनी है। तो उसी हिसाब से मैं तैयारी करता था। अगर आप जॉब में हैं तो बहुत सारे लोगों को ये मुश्किलें आती हैं कि समय का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है, समय के साथ साथ थकान का इम्पोर्टेंस है। अगर आपका बॉडी और माइंड जो है इतना थक चुका है कि आप रात में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं या घर आके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो लकीली मैं ऐसे जॉब में था कि घर आके मैं उतना थका हुआ नहीं होता था। अगर थका हुआ होता भी था तो ये मान के चलता था कि ये कुछ महीनों की ही थकान है, कुछ महीनों की ही स्ट्रगल है। उसके बाद से तो फिर हो सकता है कि ये जो मेहनत है वो काम आए, वो पेड ऑफ हो जाए और रिजल्ट आ जाए। तो इसको आपको ओवरकम करना है और साथ ही साथ आपको फोकस रखना है। सबसे बड़ी बात यही है कि आप फोकस्ड रहें और आप डिसिप्लिन्ड रहें। अगर आप फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड हैं तो ईज़िली ये काम हो जाएगा। तीसरा ये था कि जो आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आपने जो आप कुछ लोगों के लिए होता है कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वहीं वाला सब्जेक्ट उन्होंने ऑप्शनल में लिया है, तो ये सोने पे सुहागा है। क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं वहीं अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो काफ़ी ईजी हो जाता है आपका प्रिपरेशन। लेकिन जिन लोगों का जैसे काम है, टेक्निकल काम है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम है, अगर उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लिए हुए हैं, चाहे लिटरेचर लिया हुआ है, तो उनके लिए दिक्कत होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो रिसोर्स है, आपकी जो बुक्स हैं, वो आपको पहले से पता होनी चाहिए कि मुझे इन चीज़ों को ही रेफ़र करना है। मुझे अपने 10 में से अगर आप सिलेक्ट कर लें कि मुझे तीन किताबें ही पढ़नी है, तो वहीं आप पढ़ें। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन वहाँ से पढ़ रहे हैं और आप खुद से कन्फ्यूज हैं कि मैं कौन सा आंसर ज़्यादा सही है और मैं एग्ज़ाम में जाके क्या लिखूँ। जॉब में हैं आप और तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों से लगातार संपर्क में रहें जो आपको मोटिवेट करते हैं, जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है। क्योंकि ये एक रेगुलर खुराक होनी चाहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे और आप पूरी तरह से फोकस होकर कंसंट्रेट होकर काम कर सकें। मेरे लिए वही था, जैसे मैंने बताया कि दोस्तों से बात करता था, वो लोग कुछ इनपुट भी देते थे कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आपके कोई सीनियर पहले से जान पहचान के हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है तो काफ़ी अच्छी बात है, वो आपको गाइड भी कर सकते हैं। मेरे केस में कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे गाइड किया, लेकिन मोस्टली मैं अपने दिमाग से ही तैयारी सोच समझ के ही तैयारी करता था। फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट था और वो ऑलमोस्ट सबके साथ है, तो एक फैक्टर है जो कि आपको पॉजिटिवली सही दिशा में ले के जाता है। ये तो बात रही जॉब रिलेटेड। और एक जॉब में जो आपको थकान होती है, चाहे इंस्पिरेशन लेवल कम होता है, उसके लिए आप ये बिल्कुल ना समझें कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, समय की कमी है, समय अभाव है और आप
एक अलग मोड में हैं तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ढेर सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे लोगों ने मोटिवेट होकर डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई की है और एग्ज़ाम को सक्सेसफुली क्लियर किया है। तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें, डिसिप्लिन रहें, तो निश्चय ही 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो सकता है। जॉब एक फैक्टर है, लेकिन ये इतना बड़ा भी फैक्टर नहीं है कि आपको निगेटिवली ड्रैग कर दे पीछे की ओर कि आप एग्ज़ाम को क्लियर ना कर सकें। ये सपोर्टिव भी हो सकता है, इंटरव्यू में काफ़ी हेल्पफुल भी है। अगर आपने इंटरव्यू में अपने जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस बता दिए हैं, अच्छे तरीके से आंसर किया है, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट जाता है इंटरव्यूअर्स पे। तो होपफुली आप जॉब में रहते हुए तैयारी करें और मैं आशा करता हूं कि इस तरह से आपको सफलता मिलेगी। मेरे लिए 3D काफ़ी इम्पोर्टेंट था, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन। ये इन 3 चीज़ों के सहारे मैंने अपने आप को फोकस्ड और कंसंट्रेटेड रखा था और तैयारी करता गया और मैं ये मानता हूँ कि इन 3 चीज़ों के सहारे ही कोई भी इंसान, मेरे अलावा कोई भी आसानी से ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें। कभी भी ऐसा आप ये ना मानें कि दूसरों के उससे कंपेयर करना बंद कर दें कि मेरा क्या होगा। आप अपना 100% दें। जब आप दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी आती है। तो दूसरों से कंपेयर कम करें। आप ये मान के चलें कि आपको 1 सीट लेना है, आप केवल 1 सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप अपना 100% दें और मैं मानता हूँ कि अगर आपने तैयारी मेहनत की है और डेडिकेशन दिखाया है तो ये एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो सकता है। टाइम चैलेंजिंग है, एग्ज़ाम चैलेंजिंग है, जॉब में है तो जो भी एक चैलेंज है, लेकिन हर चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है अगर आप डिसिप्लिन तरीके से तैयारी करते हैं। तो मेरे साथ भी यही था। मैं आशा करता हूँ कि कोई भी इंसान अगर हैं जो कि तैयारी में लगे हुए हैं लेकिन जॉब कर रहे हैं तो अपना एक समय दे करके इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते कि वो डेडिकेटेड तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा DKT दिल्ली नॉलेज ट्रैक का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस और स्ट्रेटजी साझा करने का मौका दिया। आप लोग भी DKT के दूसरे वीडियो को देखें। काफ़ी इंस्पायरिंग वीडियोज़ हैं जिनसे आपको समय समय पे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगी। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिली है, मुझे भी काफ़ी हेल्प मिला था। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।